नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। जैसा कि आज आप लोगों को मालूम ही है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। हमारे साथ सीधी की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजुलता पटले हैं, जहां की काफ़ी परिचित हैं आप लोग। और सबसे बड़ी बात ये कि एक महिला का नाम जो है पहली बार आया था IPS में, जिनका नाम किरण बेदी 1972 में वो IPS बनी हुई थी। और जो देखा जा रहा था कि वहीं से एक IPS पहली पद, यानी कि पहला जब नाम किसी का आता है वहीं से जुनून होता है इंसान के अंदर कि मुझे भी कुछ करना है। वैसे ही हम दीदी से बात करेंगे, अंजुलता पटले जी से, कि आखिर में आपका ये सिद्धांत कहाँ से आया, कैसे हुआ, और सारी चीज़ें चर्चाएं होंगी कि आपका उद्देश्य कैसे बन गया एक पुलिस में आना। तो पहले तो मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से हार्दिक बधाई आज के दिवस की। मेरी ओर से भी आपके तरंग न्यूज़ वाले को और साथ ही साथ जो हमारे सीधी ज़िले की महिलाएं हैं, हमारे मध्य प्रदेश की हैं, सारी हमारी बहनें और हमारी जो छोटी बच्चियां हैं और जो हमारे मार्गदर्शक हैं, उन सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी दीदी, आपका जन्म कहाँ हुआ? मैं बेसिकली ज़िला बालाघाट की रहने वाली हूँ और जो जन्म स्थान है मेरा वह बालाघाट ही है। और बालाघाट में जब पिताजी जो है, अगर हम बात करें कि खुद के व्यक्तित्व की या व्यक्तिगत रूप की बात करते हैं, तो पिताजी जो है फॉरेस्ट में सर्विस रही है, तो उनके साथ साथ में जो है वो जहाँ जहाँ पर उनकी नौकरी रही उन्हीं स्थानों पर जो है एजुकेशन हुआ है। जिसमें बात करेंगे तो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट का सबसे जो हमारा नक्सलाइट जो प्रभावित क्षेत्र है, जिसमें ग्राम बिटली है, वहाँ तक के लगभग वहाँ 5वीं तक पढ़ाई किया। उसके पश्चात ग्राम लामता में 12वीं तक पढ़ाई किया। उसके बाद आफ्टर एजुकेशन कॉलेज के लिए जो एजुकेशन है वो बालाघाट में कंप्लीट किया। मैंने जो MSc बॉटनी और जो है B.Ed किया हुआ है। जी, बहुत अच्छी बात रही। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि आज पूरा आप जिला संभाल रही हैं और इतनी बड़ी जिम्मेदारी, मतलब कहीं ना कहीं एक पता नहीं क्यों पुरुषों के अंदर एक ये रहता है कि तुम ये ना कर पाओगी, तुम वो ना कर पाओगी। ये आज भी कहीं ना कहीं देखा जाता है, महिलाओं को घर में बांधा जाता है, घर से निकलने नहीं देते। कुछ ऐसी भी कहीं ना कहीं आपको भी देखने को मिल रहा। तो आपके अंदर ये कैसे आया कि मुझे IPS बनना है या पुलिस में ही जाना है? ये क्या उद्देश्य था आपका, कैसे आप यहाँ पहुँची? देखिए, व्यक्तित्व की बात करें या हम बात करें कि अपने अपने टारगेट की कि हमें क्या बनना और क्या नहीं बनना है, तो ये ज़रूर था कि मन के अंदर कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक क्षेत्र में मुझे जाकर के कुछ अच्छा करना है। लेकिन ये कहीं बचपन से ये नहीं था कि व्यक्तिगत रूप से कहा जाए कि केवल पुलिस डिपार्टमेंट ही मेरा ध्येय था। लेकिन ध्येय ये ज़रूर था कि प्रशासनिक क्षेत्रों में आना है। आफ्टर एजुकेशन जब B.Ed किया, उसके पश्चात B.Ed कॉलेज और दैन प्राइमरी एजुकेशन में टीचिंग का काम किया। उसके पश्चात जो है हायर एजुकेशन में भी टीचिंग का कार्य किया। और मैं बताना चाहूँगी कि इसके पहले आने से पहले मैं संविदा शिक्षक वर्ग 1 में भी पोस्टेड रही हूँ। उसी बीच में जब प्रिपरेशन MPPSC का किए, तब जो है माता पिता के आशीर्वाद और जो है माँ भगवती की कृपा से जो है सिलेक्शन हुआ और फिर पुलिस डिपार्टमेंट में आए। पुलिस डिपार्टमेंट में आने के पश्चात रेगुलर रूप से ये ज़रूर था कि जैसा कि आपने कहा है कि जो हमारा समाज है, कहीं ना कहीं अभी भी ये चिन्ह बाकी है मन के अंदर, कहीं ना कहीं कुंठा है कि ये नहीं कर सकती हैं। और शायद इस चीज़ को मुझे सुनने वाली सारी महिलाएं जो होंगी, कहीं ना कहीं वह भी इसे भापेंगी कि ये सही है कि कहीं ना कहीं ये कुंठा जो है लोगों को ये मानना रहता है कि ये कर नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसमें जो महिलाएँ हैं, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पर उन्होंने अपना नाम नहीं दिया है और या फिर क्या होगा कि देश को गौरवान्वित नहीं किया है। जहाँ तक देखा जा रहा है कि आप कह रही हैं, तो इसमें एक ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ कि परिवार जो है, माता पिता या कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि मतलब आगे बढ़ने की कहते हैं कि भाई पुलिस में नहीं जाना है आपको, तो घर वालों ने कभी ऐसा कहा आपको कि भाई नहीं, पुलिस में नहीं करना तुमको, ऐसा कुछ भी? नहीं, मैं इस मामले में बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ। मेरे माता पिता या फिर मेरे जो परिवार के सदस्य हैं, उन लोगों ने हमेशा मेरे साथ कंधे से कंधे में मिलाया है। और जो उनका तो ये है कि आप जिस चीज़ को बेहतर तरीके से कर सकते हैं उसमें आप करिए। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि पुलिस डिपार्टमेंट जो है फीमेल ऑफिसर्स के लिए नहीं है या महिलाओं के लिए नहीं है। उनका तो ये था कि आप एक ऐसे क्षेत्र को चुनिए या जहाँ जा रहे हैं वहाँ बेहतर तरीके से, और जिस कार्य को कर रहे हैं, खास करके यदि हम बात करें प्रशासनिक अमले की बात करें, तो हमारा जो मुख्य प्रमुख कार्य है, हमारे जो लोग हैं, जनता है, उनके लिए काम करना, तो उस काम को बेहतर से बेहतर तरीके से करें। जी दीदी, आज जिस पोस्ट पर आप बैठी हुई हैं, यहाँ पर किस किस तरीके की चुनौतियाँ का सामना करना पड़ता है? क्या आपको लगता है कि मैं क्या सोचकर यहाँ पहुँची और क्या देखने को मिल पा रहा है?
देखिए, चुनौती तो जो है वर्तमान परिवेश में चारों ओर है, चाहे वो हम बात करें कि हमारे डिपार्टमेंट की या मेरे व्यक्तिगत जो पद है उसको लेकर के, या फिर मेरे सबॉर्डिनेट्स की भी बात करें, उनके सामने भी अपनी अपनी चुनौतियाँ, या फिर ऑफिसर्स की बात भी करें, उनके भी आप सामने अपनी अपनी चुनौतियाँ। हाँ, ये ज़रूर है कि कभी कभी जो है वर्कलोड की वजह से थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो जाता है, लेकिन डिपार्टमेंट में आए हैं और जनता की सेवा करने आए हैं, तो इस चुनौती को स्वीकार भी करना है और कोशिश यही करेंगे कि अपने कार्य को बेहतर से बेहतर रूप से हम उसको करें और लोगों की मदद कर सकें। अभी आप जब से सीधी जिले में पदस्थ हैं तब से एक ऐसा कोई मामला जिसको आपको लगा हो कि नहीं ये काफ़ी टिपिकल मामला है, कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम लगा हो उसमें, ऐसा कुछ? ये ऐसे तो यहाँ पर बहुत सारे मामले हैं, लेकिन जैसे कि विगत दिनों में जो है, विगत वर्षों में एक डकैती वाला मामला था जिस पे कि रेगुलर रूप से काफ़ी रात रात में बैठकर काम किए, लेकिन चूंकि मैं सीधे ज़िले में लगभग मुझे 2.5 साल हो रहा है और इस ज़िले को बहुत अच्छे से जानने की क्षमता भी आ गई है कि क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं पर्टिकुलर इस ज़िले के लिए जो बच्चियाँ जो मुझे सुन रही होंगी, चाहे वो स्कूल गोइंग हो या कॉलेज गोइंग हो, उनके लिए ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और किस लिए जा रहे हैं, वो हमें डिसाइड करना है। एक मेरा कोटेशन होता है कि आने वाला जो है, जो इनका जो एज है वो निश्चित रूप से 18 से लेकर के 20-22 वर्ष तक की आयु वर्ग में होंगी, जिनके लिए मैं यह बातें कह रही हूँ। तो ये आने वाला जो समय है 5 साल, उसमें हम इतनी मेहनत करें कि आने वाली जो ज़िंदगी है हमारी 50 साल की, 60 साल की, जितना ईश्वर ने दिया है उसको हम बेहतर रूप से कर सकें, या फिर इस 5 सालों में हम मौज मस्ती करें और उसके पश्चात जो आने वाले समय को जो है हम किस तरह से जिएगा वो हम ये तो नहीं कह सकते। तो कोशिश यही करना चाहिए कि ये जो समय है उसको बेहतर से बेहतर करके सीधी जिले का भी नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने गुरुओं का भी नाम रोशन करें। बीइंग ए फीमेल ऑफिसर, एज ए पुलिस ऑफिसर, यहाँ जो महिला संबंधित जो अपराध है वो कहीं ना कहीं मन को जो है कहीं परेशान करते हैं कि किस परिस्थिति में समाज हमारा जा रहा है, चाहे वह 5 वर्षीय बालिका के साथ में रेप की घटना हो या 14 वर्षीय बालिकाओं के साथ में, या फिर जिस तरीके से बालिकाओं का यहाँ पर मजदूरी करने के दृष्टिकोण से, या फिर शिक्षा का जानकारी न होने से कि हमारे क्या अधिकार है, हमें क्या जानना चाहिए, क्या नहीं जानना चाहिए। और इन सब के लिए जो पलायन का जो तरीका है, और पलायन में फिर ये बाहरी जो हमारे मध्य प्रदेश के बाहर जाके अपना कार्य करती हैं और फिर वहाँ जा कर के किसी न किसी के बहकावे में आकर के फिर किसी गलत व्यक्ति की आदत में फंस जाती, तो वो एक चिंता जरूर उत्पन्न होती है कि कहीं ना कहीं उसको रोकने का हमें प्रयास करना होगा। जिले में आज महिलाएं अपने आप को कहीं ना कहीं असुरक्षित भी महसूस कर रही हैं, ऐसा भी कुछ मामला आता है जहां कहती हैं कि पुलिस हमारे साथ ऐसे इस तरीके से कर रही है कि हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जहां जनता से बात करने के बाद पता चल पा रहा है। तो आपकी तरफ से क्या है, महिला कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं आपकी नज़रियों से? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जो परिस्थितियाँ जैसी रहती है तो पुलिस हर वक्त और हर समय में तो उनके साथ नहीं हो सकती, ना ही उनके माता पिता उनके साथ हो सकते हैं, ना ही उनके भाई बहन साथ हो सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जो है जो आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, वह आत्मनिर्भरता हमको अंदर की जो हमारी शक्ति है उसको जागृत करने की आवश्यकता है। और जहाँ तक सुरक्षित है कि यदि आपके साथ में कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी प्रकार से जो है अनैतिक या ऐसी कोई अवांछित गतिविधि करता है, तो आप पहले ही बार में उसको नो शब्द का उपयोग हमें करना चाहिए। यदि हम उसको ये अवॉइड करते हैं कि चलिए ठीक है इसको अवॉइड कर दिया जाए, शायद सामाजिक परिवेश के दृष्टिकोण से या घर परिवार के दृष्टिकोण से, तो ऐसी स्थिति में वो कहीं ना कहीं बाद में बड़ी समस्या के रूप में उपजता है। तो ये नो कहने वाली आदत हमें डालनी होगी। और साथ ही साथ जो बच्चियां हैं, हमारी जो यूथ है, तो उनके लिए ये है कि रात्रि में जब आप जा रहे हैं तो आपको कैसे मार्ग और किस मार्गों का उपयोग करना चाहिए। सेफ्टी के लिए अपने पास में जो हैंडबैग्स होते हैं आपके, और इक्विपमेंट, तो बीइंग ए फीमेल जो है बहुत सारी चीज़ें लेकर चलती हैं, तो उन सब चीज़ों को हमें किस प्रकार से उसका उपयोग करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होगी कि रात्रि में आप चल रहे हैं तो आप प्रकाश वाले मार्ग का उपयोग करें, भले ही वो थोड़ा लंबा मार्ग हो। ऐसी जगह पे, सुनसान जगहों पे जहाँ पर कि क्या होगा, वांछित गतिविधियाँ या वांछित तत्वों की उपस्थिति हो सकती है, उन स्थानों का हम उपयोग न करें, उन स्थानों से जाने से डरें। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिर मैं कहना चाहूँगी कि हर वक्त हर समय प्रत्येक व्यक्ति आपके साथ नहीं हो सकता, इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस से बड़ा कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल उचित कह रही हैं। आपके
इस भार जो पड़ा हुआ है, जिस तरीके से दीदी काम कर रही हैं, उन्होंने आज मुझे जो वक्त दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दीदी आपको। और जहाँ की दीदी के द्वारा जो बताया जा रहा है कि ज़िले में जो भी आज महिलाएं हमारे घर की हैं, औरतें जो हैं, तो सुरक्षित सिर्फ पुलिस आपको नहीं कर सकती, सबसे बड़ी बात ये कि आपको खुद पहले सुरक्षित रहना होगा। जैसे कि आपके द्वारा बताया गया कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात देखी जा रही है कि आप अंधेरे रास्ते का यूज़ ना करें। तो ये सही है कि कहीं ना कहीं अंधेरे का ही लोग फ़ायदा उठाते हैं, और अंधेरा सिर्फ एक रास्ते की बात नहीं, किसी भी मार्ग पर आप चलें, कोई भी आपका रास्ता हो, वहाँ पर अगर अंधेरा आपको दिखाई दे रहा है तो वहाँ ज़्यादा जाना उचित नहीं होगा। ऐसे ही खास खबरों के साथ आप बने रहें तरंग 24 न्यूज़ पर। फिर से आपको अपडेट करवाते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।